हेलो फ्रेंड्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025। यह सम्मेलन जो है दक्षिण कोरिया में अभी आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन जो है न केवल आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, बल्कि जो भविष्य के जो मुद्दे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, उन पे केंद्रित है, उन पे चर्चा हो रही है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि ये इस शिखर सम्मेलन के भारत के से संबंधित क्या मायने हो सकते हैं, साथ ही यूपीएससी में या आईएएस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या रोल हो सकता है इस टॉपिक का। ये सब सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले जो है हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एपेक यानी ये है क्या। एपेक का जो पूरा नाम है, मैंने शुरू में ही बताया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि इस सम्मेलन में, जैसा कि मैं इंट्रो में ही बताया, कि किन किन चीजों पे चर्चा हो रही है। आर्थिक मुद्दों पे तो केंद्रित होता ही है ये। इसके अलावा जो भविष्य के जो मुद्दे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी संबंधित है मुद्दे, उस पर भी चर्चा हो रही है, तो उस पर भी हम आएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो है एपेक है क्या, और ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। और ये आप एज ए सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको जानना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, देखिए इसका जो पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो 1989 में ऑस्ट्रेलिया की पहल पर की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत किया था। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किस कंट्री के पहल पर एपेक की स्थापना हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की पहल पर 1989 यानी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके सदस्य देश जो है 21 हैं, जो मुख्य रूप से जो देश हैं अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम कि इसका उद्देश्य क्या है। ये जो एपेक जो संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य इसका क्या है, क्षेत्र में मुक्त एवं खुला व्यापार और निवेश। जो एशिया पैसिफिक रीजन है, उस क्षेत्र में जो है ओपन मार्केट बनाना चाहता है, ताकि जो है निवेश जो है निर्बाध रूप से, जो कंट्री के जो इसके जो सदस्य देश हैं उनके बीच में निर्बाध रूप से जो है आदान प्रदान हो सके, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, निवेश हो सके। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, एक दूसरे को आर्थिक और तकनीकी सहयोग, चूंकि कोई भी देश जो है तभी डेवलप करता है जब आर्थिक रूप से और तकनीक रूप से बहुत आगे हो। अमेरिका या चीन आज के समय में अगर वो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं विश्व को, तो आर्थिक रूप से तो संपन्न है ही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इन कंट्री में बहुत ज्यादा हुई है, खासकर अमेरिका में, और चाइना भी अब पीछे नहीं रह गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कंट्री हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो खासकर आर्थिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में एपेक करना चाहता है, और ये इसका मूल उद्देश्य भी है, ताकि कंट्री जो है एक लीडर के तौर पर उभरे। सतत विकास और नवाचार को प्रोत्साहन। भाई, सतत विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रोत्साहन देना है इस एरिया में, ताकि जो है हम इस प्रकार से विकास करें कि जिस प्रकार का हमारा वातावरण अभी हमको मिला हुआ है, वैसा ही वातावरण हम जो है, या उससे बेहतर वातावरण हम आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम प्रदान कर सके। ये इसका मूल उद्देश्य है। इसके अलावा जो है नवाचार को प्रोत्साहन देना। अगर क्षेत्र के देश में जो इनोवेशन को प्रोत्साहन देना, इनोवेशन के लिए ये इसके लिए फंड भी जुटाते होंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करते होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो। जिस कंट्री में भी ज्यादा इनोवेशन होता है वो आगे रहता है। अमेरिका अगर आगे है, चाइना अगर आगे है, तो इनोवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं। ठीक है, यह एक नॉन बाइंडिंग फोरम है, यानी इसके निर्णय जो हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, परंतु आर्थिक नीति निर्माण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या जो भी समझौता होते हैं, वो नॉन बाइंडिंग है, और वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मतलब अगर कोई माने भी नहीं सदस्य, तो उस पर कानूनी रूप से कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो है आर्थिक नीति निर्माण पर, जो इस संगठन के जो सदस्य देश हैं, उनके आर्थिक नीति निर्माण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मुख्य जानकारी क्या है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, अभी जो है एपेक शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित जो है मुख्य जानकारी यानी फैक्ट जान लीजिए। ये जो है मेजबान देश जो है दक्षिण कोरिया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जान लीजिए। और
ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो स्थान है ये कोरिया का एक शहर है ग्योंगगजू जो शहर है ग्योंगगजू, इसका उच्चारण ऐसे ही होगा या दूसरे तरह से भी होता होगा, क्योंकि इस तरह के जो कोरियन वर्ड्स हैं थोड़ा उच्चारण में कठिन होते हैं, फिर भी ध्यान से देख लीजिए। ग्योंगगजू इसका शहर का नाम है साउथ कोरिया में, ठीक है। और इसकी तिथि जो है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक यह आयोजित किया जा रहा है, यानी जो है इसका जो समय है। और इसका जो थीम है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो कनेक्ट इनोवेट एंड प्रॉस्पर, जो इसका थीम है, इसके थीम को भी आप ध्यान से देख लीजिए। आप वीडियो को बार रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं कि इसका जो थीम क्या होता है, और शुरू से अंत तक कृपया देखें। यह दूसरा मौका है जब कोरिया ने एपेक्स समिट की मेजबानी की है, पहली बार 2005 में की थी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको जान लेना चाहिए कि यह पहली बार जो कोरिया इसकी मेजबानी नहीं कर रहा है, बल्कि 2005 में भी इसकी मेजबानी उसने की थी। इस प्रकार जो कोरिया दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है एपेक्स शिखर सम्मेलन का। अब जो है सम्मेलन की प्रमुख चर्चाएं किन किन बिंदुओं पे हो रही है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, एपेक एआई इनिशिएटिव, एपेक एआई, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि केवल ये जो है आर्थिक मुद्दों पे केंद्रित नहीं है, बल्कि भविष्य के जो मुद्दे हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी पे केंद्रित है। इससे जो संबंधित इनोवेशन हो सकता है वहां पे जो है इस पे विचार किया गया। अब देखते हैं, दक्षिण कोरिया ने प्रस्ताव रखा कि सदस्य देश मिलकर एआई नैतिकता, डाटा सुरक्षा और प्रशिक्षण ढांचे पर साझा नीति बनाए। जो मेजबान देश है एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 का, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया ने यह प्रस्ताव रखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, उससे संबंधित जो डाटा का सुरक्षा है, डाटा सिक्योरिटी है, और प्रशिक्षण ढांचे, जो प्रशिक्षण, इससे संबंधित जो प्रशिक्षण ढांचा होना चाहिए, उससे संबंधित एक साझा नीति बननी चाहिए, ताकि जो एक समन्वय कर सारे जो सदस्य देश हैं उनके समक्ष एक सहयोग इस पे बन सके, ठीक है। पॉपुलेशन चैलेंज, बूढ़ी होती आबादी, घटती जन्म दर और कामगारों की कमी, इन चुनौतियों को साझा रूप से हल करने पर जोर। जाहिर सी बात है कि जो है बहुत सारे जो देश हैं एपेक के, उनकी वो जो है वहां पे जो आबादी है वो बूढ़ी हो रही है, जैसे, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आबादी की संख्या लगातार बूढ़ी होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि काम करने की एक उम्र होती है, जो ज्यादातर जो उम्र मानी जाती है वो 18 से लेके 50 के बीच, 50-60 तक कमोबेश आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये वर्किंग एज है वो कम हो रहा है वहां की आबादी में, उनका अनुपात कम हो रहा है, जिस पर ये चिंता का विषय है, खासकर इन सारे देशों में जो इसके सदस्य देश हैं। तो इससे जो चुनौतियां जो पैदा हो रही है, कामगारों की कमी हो रही है, आबादी घट रही है, तो इससे जो संबंधित जो चुनौतियां, उन चुनौतियों को पार पाने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है इस पे एक साझा नीति बनाने के लिए या इस मुद्दे को हल करने के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। सप्लाई चेन रेजाइलेंस, कोविड और जियो पॉलिटिकल तनावों के बाद अब सप्लाई चेन को भू राजनीतिक रूप से सुरक्षित बनाने पर चर्चा। जाहिर सी बात है कि कोविड के बाद या कोई भी अगर जियो पॉलिटिकल तनाव होता है उस क्षेत्र में, तो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। कोविड में तो खासकर तो ऐसा समय ही था, उस समय में वो तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति जान रहा है कि उस समय में क्या मानव सभ्यता पर किस तरह का वो संकट था। तो उस समय भी काफी जो है वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था। सप्लाई चेन मतलब होता है कि सामान की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, कोई भी गुड्स है एक दूसरे के देश में, तो सप्लाई चेन के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। अगर इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए, न केवल अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होता है, बल्कि वहां की जनता किस प्रकार से सर्वाइव करेगी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस सब चीजों पे ये चर्चा हुई कि अगर किसी कारण, जियोपॉलिटिकल कारण से मान लीजिए दो देशों में युद्ध हो जाता है या दो देशों में तनाव होता है, तो उस स्थिति में जो है सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस पर भी बहुत व्यापक रूप से चर्चा की गई, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लाइमेट फ्रेंडली उद्योग, ग्रीन एनर्जी और नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस समय जो पूरे विश्व में जो है ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दी जा रही है, साथ ही साथ क्लाइमेट फ्रेंडली उद्योग,
भाई ऐसा उद्योग हो, ऐसा इंडस्ट्री का हम निर्माण करें कि उससे जो है ग्रीन गैस जो को नुकसान करने वाले गैस का उत्पादन कम से कम हो, यानी ऐसी इंडस्ट्री हो जो फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और ग्रीन एनर्जी और नवाचार को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि जो है इस ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। अब देखिए, अब इस लाइन को, ये इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एपेक के लिए भारत का क्या महत्व है, ठीक है, या भारत के लिए एपेक का क्या महत्व है। जाहिर सी बात है कि इसके सदस्य देश भारत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु या तथ्य तो ये है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसके बावजूद भी एपेक का भारत के लिए क्या महत्व है, हम इस बिंदु में जरा ध्यान से समझिए आप, ठीक है। देखिए, हालांकि एपेक, भारत जो है एपेक का सदस्य नहीं है, फिर भी यह सम्मेलन भारत के लिए बेहद अहम है। किन किन मुद्दों पे अहम है वो समझिए। देखिए, भारत प्रशांत रणनीति, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में क्या आता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भारत का क्या है, क्यों है, क्योंकि एपेक के ज्यादातर देश जो हैं वो पैसिफिक रीजन के हैं, तो उसको समझते हैं। देखिए, भारत इस क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा ढांचे में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत सीधे सदस्य न होते हुए भी एपेक ऑब्जर्वर और पार्टनर डायलॉग्स मंचों में भाग लेता है, ठीक है। ये तथ्य है, इसको आप समझ लीजिए कि भारत इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, इसके अलावा एपेक ऑब्जर्वर के रूप में उसमें शामिल होता है, ठीक है। भारत का फोकस अब ब्रिक्स, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, क्वाड और आरसीईपी वैकल्पिक संबंधों पर अधिक है, जिससे वो अप्रत्यक्ष रूप से एपेक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां वहां हो रही हैं, जो संगठन अन्य हैं, आरसीईपी, क्वाड, इसमें भारत जो है इसके माध्यम से वहां की आर्थिक गतिविधियों में, उस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। अगर शामिल है तो एपेक के सदस्य देशों के साथ उसका व्यापार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं एपेक से उसका कोई लेना देना है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुए भारत इसमें शामिल रहता है, ठीक है। आर्थिक अवसर, एमएसएमई, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता एपेक देशों के साथ सहयोग को बढ़ा सकती है, ठीक है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो जो उद्योग हैं उसमें भारत का एक विशेषज्ञता है। डिजिटल सर्विसेज में भी भारत जो है काफी आगे आ गया है इस समय। आप यूपीआई उसी का एक बहुत बड़ा जो है आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। जो यूपीआई हुआ, यूपीआई से जो लेन देन होता है वो मैसिव लेन देन है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसके अलावा जो स्टार्टअप क्षेत्र में भी भारत जो है अच्छा कर रहा है, तो इसकी विशेषज्ञता से एपेक के देशों को लाभ हो सकता है, ठीक है। या उस सहयोग, इस क्षेत्र में सहयोग को भारत और भी बढ़ा सकता है इसमें। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, अब इसमें चाइना प्लस वन रणनीति के तहत कंपनियां भारत में निवेश को बढ़ा रही हैं। देखिए, चाइना में तो अपने निवेश को बढ़ा ही रही है, लेकिन चाइना प्लस वन मतलब चाइना के अलावा एक ऐसा देश और होना चाहिए जहां किसी प्रकार का अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो हम अपना निवेश वहां पहले से ही बनाए रखें, ताकि हमारा उत्पादन किसी प्रकार से जो है प्रभावित न हो। तो इसी रणनीति के तहत जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, भारत में भी अपने निवेश को बढ़ा रही हैं। क्योंकि इसका रीजन साफ साफ है कि भारत भी एक बहुत बड़ा देश है, आबादी बहुत बड़ी है, सस्ता श्रम है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव उसके लिए सरकार कर रही है। तो इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए जो है चाइना प्लस वन की रणनीति पर कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें भारत को आर्थिक लाभ मिल रहा है, ठीक है। सीख क्या है, एपेक देशों का अनुभव भारत की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और ग्रीन ग्रोथ नीतियों को मजबूत कर सकता है। भाई, जो मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है या ग्रीन ग्रोथ नीति जो है भारत की, उसमें जो है एपेक के सदस्य जो है सहयोग दे सकते हैं, ताकि जो है भारत ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन पर ध्यान दे, और ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वायरमेंट को या फिर अपने वातावरण को, चाहे वो व्यापार से संबंधित वातावरण हो, चाहे इन्वायरमेंट से संबंधित वातावरण हो, सारे वातावरण को और से और बेहतर कर सके, ताकि यहाँ की जनता को सीधा लाभ हो। अब देखिए, चुनौतियां और आलोचनाएं क्या है, ठीक है। एपेक की सदस्य देशों के बीच अमेरिका चीन तनाव से सामूहिक निर्णय कठिन होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी जो है अमेरिका चीन में ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पे जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि अभी एक समाचार आया है कि इसमें जो है
अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच जो है संवाद होने जा रहा है, उस संवाद से क्या क्या चीजें आई हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा नहीं जा सकता कि दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और चीन के बीच जो है तनाव पूर्णतः खत्म हो गया, तनाव बना है। लेकिन हाँ, जरूर दोनों देश तनाव कम करने के प्रयास कर रहे हैं और इस तनाव का इफेक्ट जो है संगठन पर भी पड़ता है, एपेक पर। ठीक है, वही ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। एपेक के लक्ष्य मुक्त व्यापार के बावजूद कुछ देशों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई है। मुक्त व्यापार के इसकी नीति है, लेकिन अब अमेरिका एक तरफ संरक्षण की तरफ बढ़ रहा है, जो है चाइना भी संरक्षण की तरफ बढ़ रहा है, और भी सदस्य देश जो है संरक्षणवादी नीति अपना रहे हैं। तो कैसे जो है मुक्त व्यापार या ओपन इकोनॉमी जो है बन पाएगा इन सदस्य देशों के बीच, ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जो है बदलते वैश्विक आर्थिक ढांचे में एपेक की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। जो आर्थिक ढांचा अभी जो बदल रहा है पूरे विश्व का, उसमें भी एपेक की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे आर्थिक ढांचे में आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा भी चुनौती है अमेरिका जो है सब पे जो है टैरिफ जो आरोपित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो वैश्विक आर्थिक ढांचे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये किसी भी संगठन के लिए चुनौती साबित हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पीटी से बन सकता है और मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या बन सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि पीटी पॉइंटर इससे क्या क्या निकल के आ रहा है हमारे यूपीएससी के लिए। पूरा टॉपिक तो आपने देख लिया, अब इसमें क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए, बहुत अहम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए एपिक की स्थापना 1989 में हुई। ठीक है, पहला फैक्ट निकल के आ रहा है। दूसरा है इसके सदस्य देश की संख्या जो है 21 है। ठीक है, तीसरा है भारत इसका सदस्य नहीं है, ये फैक्ट है। ये आप जो है भारत जो है शुरू में भी आया था, भारत इसका सदस्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ देता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर मार के आते हैं या गलत उत्तर सॉल्व करके आते हैं। अब बाद में एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो नकारात्मक होता है, जिससे आपको निराशा घेरती है। इसलिए छोटे छोटे चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब जो है इसका जो समिट हुआ साउथ कोरिया के एक शहर में हुआ और इसका जो थीम है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो कनेक्ट इनोवेटिव प्रॉस्पर, ये आप इसका थीम भी रट लीजिए। इसका थीम भी पूछता है, खासकर आईएएस के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है, पीसीएस में पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब मेंस के लिए जो इसके प्रश्न बन सकता है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में एपेक के महत्व का मूल्यांकन करें। एपेक अर्थव्यवस्थाओं के साथ और अधिक निकटता से जुड़कर भारत को कैसे लाभ हो सकता है। दोनों चीज पूछ दिया है, भारत को भी इसमें जो क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि अगर यूपीएससी पूछेगा तो भारत का पक्ष भी उसमें पूछेगा, तो क्वेश्चंस में इस चीज को शामिल किया गया है। देखिए evaluate the significance of APEC in promoting regional economic integration in the Asia Pacific region. How can India benefit by engaging more closely with APEC economies? तो कहने का मतलब यह है कि इसका हमने फैक्ट भी देख लिया पीटी पॉइंटर के तौर पे और मेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लीजिए। इसको क्वेश्चंस को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अंत में हम 5 फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे इस टॉपिक से, ताकि जो पीटी पॉइंटर में आपने जो देखा है उसको आप सॉल्व करें, उससे आपका प्रयास भी हो जाएगा अभ्यास के लिए। ठीक है, और इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं हम लोग। एपेक समिट 2025 हमें यह दिखाता है कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। जो आर्थिक सम्मेलन होते थे केवल व्यापार से संबंधित चीजों पर जो है डिस्कशन करके वो समाप्त हो जाता था, लेकिन इसमें नए मुद्दे निकल के आए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सुरक्षा। वो ये कहना चाह रहा है जैसे टेक्नोलॉजी जनसांख्यिकी और सतत विकास के नयाम तय कर रही है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया, तकनीकी हो गई। साथ ही साथ जो है जनसांख्यिकी की, मतलब जो इन देशों की जो आबादी है बूढ़ी हो रही है, ओल्ड एज हो रही है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। तो उस आबादी को बढ़ाने के लिए ये भी जोर दिया जा रहा है यहाँ के देशों द्वारा, और सतत विकास पे भी इसमें चर्चा
की गई इस सम्मेलन में। तो कहने का मतलब है कि केवल आर्थिक व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा यह सम्मेलन। भारत भले सदस्य नहीं है, लेकिन एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक नीति के तहत उसकी भूमिका भविष्य में और अहम हो सकती है। भाई भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और ज्यादातर इसके देश जो है ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया भी ईस्ट में है। और इसके अलावा इंडो पैसिफिक जो है भारत का एक नीति है, उसी नीति के तहत जो क्वाड का भी भारत जो है पार्टिसिपेंट है, सदस्य है। तो इन सारी नीतियों के से भविष्य में जो है भारत की भूमिका और भी बढ़ सकती है। ठीक है। और यूपीएससी के लिए यह एक ऐसा विषय है जो करंट अफेयर्स के लिए तो है ही है, समझ लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी तीनों को जोड़ता है। यह टॉपिक इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि आप करंट अफेयर्स में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा और इकोनॉमी में आएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक चीज और मैं बता दूं, आईआर केवल जीएस में तो है ही है, ये कॉमन स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जो बच्चे पीएसआईआर रखते हैं, ये जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल रखते हैं, वहां पे भी ये मुद्दा, इस तरह के मुद्दे, खासकर भी 2025 का अगर आप पेपर देखेंगे मुख्य परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस का, तो बहुत सारे इस तरह के करंट रेलिवेंट इश्यूज पूछे हैं संगठन से संबंधित या बहुत सारी ऐसे चीजों से जो इसको आपको रेलिवेंट बनाता है इस टॉपिक को। तो न केवल जीएस में इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट में ये पूछ सकता है या करंट अफेयर से संबंधित तो है ही है, इकोनॉमी संबंधित है, बल्कि पीएसआईआर जो ऑप्शनल रखते हैं स्टूडेंट, उनको भी इस तरह के मुद्दों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। क्योंकि 2025 के अगर जीएस मेंस का पेपर, सॉरी पीएसआईआर मेंस पेपर देखेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड बहुत सारे हैं। ठीक है, इस आधार पर मैं बोल रहा हूं। अब जो है अभ्यास प्रश्न आप देख लीजिए, तेजी से देखते हैं इसको। देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको याद हो गया होगा 1989, इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है। दूसरा है एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया, उत्तर सी। ठीक है। और इसी प्रकार जो है एपेक की शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, लेकिन सीधे इसका आंसर होगा सी, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रोस्पर। ठीक है, इसका आंसर होगा। उसी तरह हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है एपेक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। सारी विशेषताओं को अगर आप जानते हैं तब जो है आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो कृपया ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्था शामिल है, यह विशेषता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी मंच है, यह विशेषता नहीं, क्योंकि कानूनी रूप से यह बाध्यकारी मंच नहीं है, यह विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर वैसे बी ही होगा, लेकिन और भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त और खुला व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है। भाई यह है इसकी विशेषता। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक सहयोग मंच है, यह है। तो इसका कहने का मतलब है कि कौन सी विशेषता नहीं है? यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संगठन मंच नहीं है। अब इसमें मंच है ऑप्शन है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में ये प्रश्न है, कृपया ध्यान से देखें। भारत के संदर्भ में एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का महत्व क्या है? इसको ध्यान से देखिए। एपेक, भारत एपेक का पूर्ण सदस्य है? नहीं, ये नहीं होगा। भारत इंडो पैसिफिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है? ये सही है, आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि एज ए ऑब्जर्वर भारत उसमें पार्टिसिपेंट करता है। एपेक भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन सहयोग के अवसर मिल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है भारत के लिए। इसका इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 2 और 3। आप देख लीजिए, इसका आंसर बी और बी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह जो है आज का यह टॉपिक यहीं खत्म होता है। आशा है आपको यह टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आई होगी, और एपेक के आप महत्व को, एपेक से जो फैक्चुअल चीजें है उसके बारे में आप जाने होंगे। भारत के लिए इस संगठन का क्या महत्व है उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का पीटी के रूप में क्या महत्व है और मेंस के रूप में क्या महत्व है, यह भी बताने का हमने प्रयास किया। तो आशा है यह टॉपिक आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी रोचक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कृपया क्लास को लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।